हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए आपके 50 प्लस फुल फॉर्म्स और लगभग 70 फुल फॉर्म्स जो है मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। और ये गारंटी देता हूँ कि इस क्लास से अगर कोई फुल फॉर्म आएगा आपके पेपर में तो इस क्लास से ज़रूर आएगा। 100% जो है गारंटी इस बात की कि इस क्लास से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। जेआरएफ बूस्टर सीरीज़ है आपका, और ज्ञानस्थली क्लासेस आपके लिए हमेशा ऐसे पहल लाता रहेगा जिससे आपके मार्क्स इंक्रीज़ हों। हमारे नए बैचेज भी लॉन्च हो चुके हैं। अगर आप अगस्त सितंबर को टारगेट कर रहे हैं तो जस्ट आप 999 पे करके और हमारे सारे प्री रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे जो भी क्लासेस आएंगे ये अगस्त सितंबर तक लाइव, वो देख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे आपको मटेरियल, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी। और इसके साथ साथ आपको एक ऐसे ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, जहां पर आप डायरेक्टली हमसे चैट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ आपको 999 में ज्ञानस्थली क्लासेस ही दे सकता है। मुझे नहीं लगता कि और कोई इस क्वालिटी का कंटेंट आपको इस प्राइस में दे पाएगा। तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर अभी तक हमने टेलीग्राम पे आपने फॉलो नहीं किया है तो वहाँ ज़रूर फॉलो करिए। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 प्लस फुल फॉर्म्स और लगभग 70 फुल फॉर्म्स हम आज देखने वाले हैं। आपके पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितने भी यहाँ पर मैं एब्रेविएशंस, जितने भी आपके लिए फुल फॉर्म लेके आया हूँ, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। तो यानी कि बार बार ये या तो क्वेश्चंस आते रहे हैं किसी ना किसी एग्जाम में, और या तो यूजीसी नेट में पूछे जाते रहे हैं, और जिनके पूछे जाने की संभावना है उसको भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, मतलब लेटेस्ट से लेके और ग्रेटेस्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन एब्रेविएशंस, और सिर्फ यहाँ पर फुल फॉर्म ही नहीं बताऊंगा, इन सभी के बारे में आपको बताते हुए चलूंगा, छोटा छोटा एक डिस्क्रिप्शन देते हुए चलूंगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो और आपको सारी चीज़ें पता भी चल जाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे जो लिखा है मैं पढ़ के सुना दूँ और उसके बाद क्लास बंद करके चला जाऊँ, ऐसा नहीं है। ये ज्ञानस्थली क्लासेस में कभी नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूजीसी, आपको भली भांति पता होगा यूजीसी के बारे में, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन इसका नाम है। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है, डिटरमाइन करता है और मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स को हायर एजुकेशन में, है ना। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ को ये रिकॉग्निशन भी देता है और फंड्स भी देता है उन्हें। फिर आ जाता है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना। तो ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल लेवल के काउंसिल है ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए, यानी प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए। और ये क्या इंश्योर करता है कि कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड विकास यानी डेवलपमेंट हो टेक्निकल और मैनेजमेंट एजुकेशन का। तो नाम टेक्निकल है लेकिन ये टेक्निकल प्लस मैनेजमेंट एजुकेशन दोनों को देखता है। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नाम सुना होगा आपने NCERT का। करिकुलम डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। और ये असिस्ट करता है और एडवाइज करता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि कैसे स्कूल का एजुकेशन होना चाहिए, कैसे करिकुलम यानी पाठ्यक्रम जो है वो उसको कैसा विकास हमें करना है, कैसे डेवलप करना चाहिए, क्या टेक्स्ट बुक होगा, कैसा टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा यानी TLM, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस NCERT करता है। NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, ये क्या करता है, एक ऑटोनोमस बॉडी है और जिसे यूजीसी ने एस्टेब्लिश किया था। और इसका काम क्या है, एसेस और एक्रेडिट करना इंस्टीट्यूशंस को, जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जो भी हायर एजुकेशन के जितने भी संस्थान हैं उनको ये असेसमेंट करता है और उनको एक रेटिंग देता है, जैसे A+ रेटिंग, B+ रेटिंग, A++ रेटिंग, ऐसे करके रेटिंग देता है। उनके कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, कैसा उनका रिसर्च नेटवर्क है, कैसे फैकल्टी हैं, कैसा एलुमनाई है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक रेटिंग दिया जाता है। और उसके बेसिस पे जो इंस्टीट्यूट है वो खुद को एक दूसरे से भी कम्पीट कर सकते हैं और खुद को बेहतर भी बना सकती हैं। और ये जो है क्वालिटी और एक्सेलेंस मेंटेन करने के लिए किया जाता है। फिर अब पांचवा है हमारे पास NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। NCTE एक स्टैट्यूटरी बॉडी ये भी है, और ये क्या करता है, रेगुलेट करता है और मेंटेन करता है ना, रेगुलेट एंड मेंटेन स्टैंडर्ड को, जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का स्टैंडर्ड है इंडिया में उसको, है ना। और क्वालिफिकेशन भी तय करता है कि टीचर्स का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर आ जाते हैं डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC, तो ये क्या करता है, ये भी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी
और ये प्रमोट, कोऑर्डिनेट और मेंटेन करता है स्टैंडर्ड्स को ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम इंडिया में। लेकिन ये पहले हुआ करता था, जो DEC है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल, ये पहले हुआ करता था। अब क्या है, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, जो DEB हो गया है, और ये UGC के अंदर ही आ जाता है। डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो UGC के अंदर आता है, तो याद रखिएगा ये पहले हुआ करता था। फिर MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको भी कन्वर्ट कर दिया गया है MOE में, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। और ये क्या करता है, इसका काम है कि भाई डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना जितने भी एजुकेशनल पॉलिसीज़ आती हैं इंडिया में, है ना, जैसे NEP अभी आया, तो इस टाइप की जितने पॉलिसीज आएंगी शिक्षा से रिलेटेड उसको, और ये करता है कवर स्कूली शिक्षा को भी, और जो उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन है उसको भी कवर करता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर आता है ये, और जिसे डेयर कहते हैं ना, डेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड रिसर्च एजुकेशन, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एग्रीकल्चरल एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए और रिसर्च को मेंटेन करने के लिए, कि एग्रीकल्चर में रिसर्च होता रहे। फिर NBA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ये क्या करता है, ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, और ये एक्रेडिटेशन देता है किसको, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में। और ये एक्रेडिटेशन जो है यूनिवर्सिटीज़ को देता है, जबकि ये इंजीनियरिंग और कॉलेजेज को ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में देता है ना। और इसके साथ साथ मैनेजमेंट, फार्मेसी, आर्किटेक्चर और दूसरे भी जितने टेक्निकल फील्ड्स हैं उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ये एक्रेडिटेशन देता है। फिर आ जाते हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं भारत में ना, उनको मिला के बनाया गया है। ये एक इंटर यूनिवर्सिटी बॉडी है जो काम करता है कि हायर एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए और यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ को जो है वो चेक में रखा जाए। आगे हम देखते हैं BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये जो है एक प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है जो कि मुंबई बेस्ड है, और इसका काम क्या है, एडवांस रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना न्यूक्लियर साइंस में, इंजीनियरिंग में और जितने भी रिलेटेड एरियाज हैं उसमें। फिर CSIR आ जाता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका काम क्या है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। CSIR एक अभी जो पेपर कैंसिल हुआ ना, CSIR नेट वाला, UGC ही कराता है वो भी, तो वही CSIR है, ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये क्या करता है, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में, है ना, और ये साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रमोट करता है अलग अलग फील्ड्स में। फिर इसरो, नाम सुना होगा आपने इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये एक स्पेस एजेंसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फॉर्म किया गया है, और भारत में जितने स्पेस एक्सप्लोरेशन है, यानी अंतरिक्ष में जितने भी सैटेलाइट आप भेजते हैं, उपग्रह भेजते हैं, लॉन्च करते हैं, और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो इसरो ही देखता है ना। बेंगलोर में इसका हेड ऑफिस है। फिर NIPA, NIEPA, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है, तो ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है जो फोकस करता है कैपेसिटी बिल्डिंग पे और रिसर्च पे, है ना, कि प्लानिंग और मैनेजमेंट, जो शिक्षा में आप प्लानिंग करोगे, आप मैनेज कैसे करोगे, और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी ये हेल्प करता है। NIPA ये जो है इंडिया बेस्ड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। NITTTR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च। ये क्या करता है, ये भी एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, और ये ऑफर करता है ट्रेनिंग और रिसर्च प्रोग्राम, ताकि जो टेक्निकल एजुकेशन का क्वालिटी है वो बेहतर हो सके टीचर्स का। फिर UGC नेट आपको मालूम है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक टेस्ट होता है और ये कंडक्ट किया जाता है ऑल इंडिया बेसिस पे, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो आपको पता है एम्स जो है ग्रुप ऑफ ऑटोनोमस पब्लिक मेडिकल कॉलेज है, और ये हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च और हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एम्स पहले दिल्ली में हुआ करता था, अब जो है एम्स बहुत सारे सिटीज़ में, एम्स पटना, एम्स गोरखपुर, एम्स ऋषिकेश, ऐसे एम्स जोधपुर, बहुत सारे एम्स खुल चुके हैं। इन्फ्लिबनेट यानी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये एक ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है UGC द्वारा, और ये क्या करता है, प्रमोट करता है और फैसिलिटेट करता है जो एकेडमिक कम्युनिकेशन है यूनिवर्सिटीज़ के भीतर, यानी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कई यूनिवर्सिटीज़ आपस में अगर कुछ कम्युनिकेट करना चाहती हैं उसमें ये हेल्प करता है। कॉलेजेज अगर करना चाहते हैं उसमें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हेल्प करता है। तो ये नेटवर्किंग में और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लिबनेट। MCI, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसे नेशनल मेडिकल कमीशन
से अब रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये जो है पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, ये रिस्पॉन्सिबल था किस चीज़ के लिए, यूनिफॉर्म और हाई स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए था, और साथ ही साथ जो भी मेडिकल क्वालिफिकेशंस है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। लेकिन इसको अब नेशनल मेडिकल कमीशन से यानी NMC से रिप्लेस कर दिया गया। और एक और चीज़, जो नई शिक्षा नीति NEP 2020 आया था ना, तो उसमें जो HECI फॉर्म किया गया था, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, तो इसमें सारे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हायर एजुकेशन वाले हैं और जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको इसमें मर्ज करने की बात की गई थी। लेकिन दो चीज़ें छोड़कर, एक ये नेशनल मेडिकल कमीशन और एक जो है लॉ, तो लॉ और मेडिकल को छोड़ के बाकी सारे फील्ड्स जो हैं उसमें आ जाएंगे। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे ही मैं बताते हुए चलता हूँ। सिर्फ फुल फॉर्म बताने से कोई फायदा नहीं, आपको फुल फॉर्म वाले बहुत सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन इस टाइप के कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये एक जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा एक मेथोडोलॉजी है जो कि अडॉप्ट किया गया है, ताकि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, इनको एक रैंक दिया जाए पूरे भारत में। अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टीचिंग के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको एक रैंकिंग मिलता है, NIRF रैंकिंग उसके बोलते हैं, और उसके हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को रैंक किया जाता है। NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये क्या है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में आता है ये, और ये ओपन स्कूलिंग और फ्लेक्सिबल ऑप्शंस देता है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि आप सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो घर बैठे भी कर सकते हैं। या फिर कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका बैक लग जाता है, आप फेल हो जाते हैं या बैक लग जाता है, तो आपका ईयर ख़राब ना हो तो आप डायरेक्टली इसमें एडमिशन ले सकते हैं और अपना 12th कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि जो लोग भी इससे 12th करते हैं तो कई जगह वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते हैं कई चीज़ों के लिए, तो आप नॉर्मल स्कूलिंग से ही 12th करिए। फिर RUSA रूसा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसके बारे में कल क्वेश्चन में हमने डिस्कस भी किया था, हायर एजुकेशन का जो हमारा क्लास हुआ था उसमें। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो एम क्या करता है, जो भी हायर एजुकेशन की क्वालिटी है उसको बेहतर बनाना स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, ठीक है, तो स्टेट यूनिवर्सिटी पे इसका मेन फोकस होता है, जो राज्य विश्वविद्यालय हैं उन पे फोकस होता है। और एक लेटेस्ट न्यूज़ आया है ये स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का अब जब भी नाम होगा उस यूनिवर्सिटी का, तो उसमें स्टेट को लिखना अब अलाउड नहीं है, ये जो है संशोधन कर दिया गया। तो आप यूनिवर्सिटी, या तो आप किसी के नाम पे वो यूनिवर्सिटी रख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो है आप उसको यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। लेकिन ये स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे पहले था इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी, और अब उसका नाम क्या हो गया है, अब उसका नाम हो गया प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी। तो वैसे ही ये स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टेट नाम को हटा दिया गया, ये भी एकदम लेटेस्ट यहाँ पे न्यूज़ है। फिर SAARC सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है ये, और ये जो है एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब क्या हो गया, कई देश इसमें शामिल हैं, है ना। और ये साउथ एशिया का जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन में हेल्प करता है, यानी कि जो भी आपके अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं ना, वो आपस में जुड़ के और ये करती हैं, इसके मीटिंग करती हैं, और इसमें इंडिया भी शामिल होता है। फिर SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड स्टील मेकिंग कंपनीज़ है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाता है, और ये मैन्युफैक्चर करता है और मार्केट करता है स्टील के प्रोडक्ट्स को। फिर SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मालूम है आपको, एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो कि एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं अलग अलग पोस्ट पे मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट में, वहाँ पर। फिर UGC DAE CSR, तो UGC का मतलब आपको पता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, DAE हो गया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और CSR हो गया कंसोर्टियम फॉर साइंटिफिक रिसर्च, है ना। तो ये क्या है, ये कंसोर्टियम है जो कि कोलैबोरेटिव रिसर्च को फैसिलिटेट करता है यूनिवर्सिटीज़ के, कई इंटर यूनिवर्सिटीज़ में, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज आपस में मिल के, और ये क्या करते हैं कि भाई एडवांस रिसर्च फैसिलिटीज़ का एक्सेस देते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, तो जिससे कि एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर रिसर्च और बेहतर हो पाए। फिर NIE नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, ये क्या है, जो भी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR जो है ना, उसके अंदर आने वाला एक इंस्टीट्यूट है। इसका फोकस होता है ट्रेनिंग और रिसर्च एपिडेमियोलॉजी और पब्लिक हेल्थ में, है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। फिर आ जाते हैं हम, सॉरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन नहीं होगा ये, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी होगा, एपिडेमियोलॉजी, है ना। फिर UGC केयर, UGC कंसोर्टियम फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, है ना। तो ये क्या है, ये
एम करता है हाई क्वालिटी रिसर्च को प्रमोट करना और इसके साथ साथ जो है वो क्वालिटी जर्नल्स को प्रमोट करना। फिर ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, तो ऑफकोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि जो ह्यूमैनिटीज़, जो सोशल साइंस वाले रिसर्च हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उसको फंड करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। फिर NAARM, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट, ये क्या करता है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के अंदर आता है। ये फोकस करता है कैपेसिटी बिल्डिंग पे, रिसर्च पे और एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट के पढ़ाई के ऊपर। फिर ये नाम पता होगा आपको, अभी CSIR UGC नेट के बारे में हमने बात किया था। ये काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एक एग्ज़ाम होता है और वो जो है कराया जाता है CSIR के द्वारा, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है और लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, है ना। फिर ICMR क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अभी ICMR ने बहुत सारे वैक्सीन भी रेडी किए थे, तो इसका नाम बहुत लोगों को पता होगा। कोविड-19 के वैक्सीन बनाने में भी इसने मदद किया था। तो ये एक एपेक्स बॉडी है इंडिया में जो कि फॉर्मुलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, प्रमोट करता है बायोमेडिकल रिसर्च को और पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एडवांसमेंट के ऊपर काम करता है। फिर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCB, तो ये बैकवर्ड क्लासेज के लिए कमीशन बनाया गया है ताकि उनके राइट्स को हम चेक में रख सकें। फिर आता है हमारे पास NCHER, यानी नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका एम है हायर एजुकेशन को कंसोलिडेट करना और साथ ही साथ क्वालिटी और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन और रिसर्च को प्रमोट करना। फिर आ जाता है NBRC, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है जो कि न्यूरो साइंस रिसर्च के ऊपर, न्यूरो साइंस क्या होता है, ब्रेन से रिलेटेड जो साइंस है इसके ऊपर जो है ये बेस्ड है। और ब्रेन के फंक्शन को समझना, कैसे हम अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ जो ब्रेन रिलेटेड हेल्थ केयर है उसको बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए जो है ये काम करता है। फिर NBAA, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन फॉर एग्रीकल्चरल एजुकेशन, तो ये क्या करता है कि NBAA मतलब एग्रीकल्चरल एंड एलाइड साइंसेज होता है, एग्रीकल्चरल एजुकेशन नहीं होगा, एक्रेडिटेशन फॉर एग्रीकल्चरल एंड एलाइड साइंसेज। ये रिस्पॉन्सिबल है एक्रेडिटेशन के लिए एग्रीकल्चरल एजुकेशन प्रोग्राम में और ये क्वालिटी और स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है एग्रीकल्चरल और एलाइड साइंसेज में। फिर NCF आपको पता ही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और ये गाइड करता है, फ्रेमवर्क देता है करिकुलम डेवलपमेंट में। स्कूल्स जो भी इंडिया में हैं उसके हिसाब से ये करिकुलम को फॉर्म करवाना, फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करना इसका काम है। फिर डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये क्या काम करता है, ये फोकस करता है एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब क्या होता है, जो 1 to 5 कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की जो शिक्षा है ना, उसमें ये हेल्प करता है कि कैसे उसको बेहतर बनाया जाए, कैसे ट्रेनिंग और सपोर्ट दिया जाए टीचर्स को और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और जो DLED होता है ना, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इसी के द्वारा कराया जाता है, डाइट के द्वारा। हर डिस्ट्रिक्ट में एक ये वाला इंस्टीट्यूट होता है। फिर आता है केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। तो केब जो है हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है जो कि एडवाइज करता है सेंटर को और स्टेट को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, कि भाई कैसे एजुकेशन और पॉलिसीज़ को आप फॉर्म करेंगे। फिर स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, आपको पता है कि एक इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव है और स्वयं के बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसके क्लासेस भी अवेलेबल होंगे यहाँ चैनल पे। तो फ्री ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करना और ऐसे रिसोर्सेज स्टूडेंट्स को देना। फिर प्रमोट करना जो एक्सेसिबल और क्वालिटी एजुकेशन है मूक्स के जरिए, यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए। और स्वयं से रिलेटेड क्वेश्चन जो है इस बार कैंसिल जो पेपर हुआ है उसमें भी आया हुआ था। तो सोचिए ये सब कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, आपको पता ही है कि ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन और ओपन एक्सेस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं और अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग लर्नर्स को ये टारगेट करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होता है यहाँ पे, ऑफ कोर्स एक्सेसिबिलिटी बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कोर्सेरा, खान एकेडमी, फिर आपका यहाँ पर स्वयं ही एक इसका एग्जांपल हो गया, है ना। तो बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। NPTEL, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हेंस्ड लर्निंग, तो ये क्या करता है, ये एक इनिशिएटिव है 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी 7 IITs ने मिलके, 7 IITs ने मिलके ये खोला है, ये इनिशिएटिव लिया है। और साथ ही साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु है उसने ये मिलके ये काम किया है ताकि क्वालिटी एजुकेशन को वीडियो लेक्चर्स और वेब बेस्ड कोर्सेज के थ्रू इंजीनियरिंग, साइंस और ह्यूमैनिटीज़ में प्रोवाइड किया जाए। तो 7 IITs और एक IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने मिलकर ये किया है। फिर GSAT, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, अभी GSAT 15 सैटेलाइट का यूज होता है। स्वयं के जितने भी स्वयं प्रभा जो DTH चैनल्स का एक ग्रुप है, 40 DTH चैनल्स का, उनका
जो है ब्रॉडकास्ट करने के लिए GSAT-15 सैटेलाइट्स का यूज होता है। तो वही GSAT है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये इंडिया द्वारा रेडी किया गया जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि इसरो ने डेवलप किया है। ये टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग और ब्रॉडबैंड सर्विसेज को पूरे कंट्री में प्रोवाइड कराते हैं। फिर इनसैट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ये भी मल्टीपर्पज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का एक सीरीज है जो कि इसरो ने रेडी किया, इंडियन साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और ये क्या करता है, टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मेटेरोलॉजी और रिसर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस को ये केटर करता है। फिर हम आ जाते हैं NMEICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक मिशन है जो कि ICT को यूज करता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करता है एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए भारत में। और साथ ही साथ जो डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज हैं उनको, अधिगम के जितने भी रिसोर्सेज हैं डिजिटली, उनको और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी आपके शिक्षण संस्थान हैं उनमें बेहतर बनाने में, जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बेहतर हो जाए, उसमें ये हेल्प करता है। फिर PMMMNMTT है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आ चुका है आपके एग्जामिनेशन में 2023 में। पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। तो क्या है ये एक इनिशिएटिव है ताकि क्वालिटी ऑफ टीचिंग जो है इंडिया में इम्प्रूव किया जा सके, ट्रेनिंग प्रोवाइड करके, रिसोर्स प्रोवाइड करके, सपोर्ट प्रोवाइड करके टीचर्स को हर लेवल ऑफ एजुकेशन में। तो वही पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड टीचिंग। फिर अर्पित यानी एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। तो ये जो है क्या करता है, ये एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा जो कि ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स को फैकल्टीज़ के लिए, फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए और नॉलेज को अपडेट करने के लिए जो है अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में इसका यूज होता है, एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, है ना। तो ये जो टीचिंग में जो लोग हैं उनके लिए यूजफुल है। फिर GIAN ज्ञान, ये क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स। ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है क्या, कि कैसे अलग अलग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो भी शिक्षण संस्थान दूसरे हैं, वो आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। हाई क्वालिटी इंटरनेशनल फैकल्टी जो है यहाँ पर अवेलेबल होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हायर एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं। इसमें जो है बाहर से भी, यानी कि विदेश से भी फैकल्टीज़ जो हैं वो क्लासेस लेते हैं ऑनलाइन, और वो जो है ये बहुत हेल्प करता है स्टूडेंट्स को। फिर इम्प्रिंट, इम्पैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये क्या है, इम्प्रिंट एक जॉइंट इनिशिएटिव है जो कि IIT और IISCs ने मिलकर किया है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर और IITs ने मिलकर। ये भी देखिए NPTEL भी 7 IIT और IISc ने, और इम्प्रिंट भी IIT और IISc ने मिलकर किया है, ताकि बड़े बड़े जो साइंस और इंजीनियरिंग के चैलेंजेज हैं इंडिया में उसको केटर किया जा सके, उसको जो है हम पार कर सकें। इसके अलावा रिसर्च को, यानी अनुसंधान को हम प्रमोट कर सकें, और नवाचार को अलग अलग डोमेन्स में, अलग अलग फील्ड्स में जो नवाचार, जो इनोवेशन हम ला सकते हैं उसके लिए काम कर सके, उसके लिए इम्प्रिंट। फिर इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में, स्पार्क, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलाबोरेशन, है ना। तो क्या है स्पार्क, देखिए ये पंडित मदन मोहन मालवीय वाला और ये दोनों एक ही क्वेश्चन में आया हुआ था। तो स्पार्क क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। ये रिसर्च इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में भारत का जो उच्च शिक्षा है, उस उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें, और एक इकोसिस्टम तैयार करना, ताकि जो रिसर्च के कोलैबोरेशंस हैं पूरे विश्व में हम कर सकें, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज हम कोलैबोरेट करके रिसर्च को बेहतर बना सकें, क्योंकि इंडिया हमारा लैग कर जाता है अनुसंधान में, रिसर्च में। उसी को बेहतर बनाने के लिए ये किया गया है। स्ट्राइड, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। ये क्या है, एक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि क्या करता है, ट्रांस डिसिप्लिनरी एरियाज़ को एड्रेस करता है, जो भारत में जो चैलेंजेज हैं सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, है ना। यानी कि यहाँ पर बहुत गरीबी है, बहुत भूखमरी है, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि जिनका सोशल स्टेटा बहुत नीचे है, तो उनको हेल्प करने के लिए अलग अलग रिसर्च अलग अलग डिसिप्लिन्स में करके, और भारत का जो इकॉनमी है उसको बूस्ट करना, इसका काम है स्ट्राइड। फिर नीट, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इम्प्रूव करता है जो हायर एजुकेशन का लर्निंग आउटकम है, मतलब आप कुछ सीख के, और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उससे क्या सीखेंगे, हायर एजुकेशन में अगर कोई कोर्स कर रहे हैं उससे क्या सीखेंगे, जो लर्निंग आउटकम होता है उसको बेहतर बनाना। और ये कोलैबोरेट करता है बड़े बड़े एडटेक कंपनीज से, है ना। एडटेक कंपनीज होती है ना, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं इंटरनेट पे, उनसे कोलैबोरेट करके, ताकि अडाप्टिव लर्निंग सोल्यूशन को प्रोवाइड किया जा सके कंपनीज़ को। तो ये है नीट। फिर नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN,
ये क्या है, मल्टी गीगाबाइट पैन इंडिया नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है अलग अलग शिक्षण संस्थानों को, रिसर्च लैब्स को और साथ ही साथ लाइब्रेरीज़ को, ताकि रिसोर्स शेयरिंग हो सके, आपस में जो है सहयोग कर सकें, कोलाबरेट कर सकें अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए। नेशनल नॉलेज नेटवर्क श्रेयस, स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स। तो ये क्या है, ये एक अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जितने भी शिक्षार्थी, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको, ताकि वो जनरल एजुकेशन को अपने और बेहतर बना सकें और ख़ुद को एम्प्लॉयबल बना सकें, उनको नौकरी देने योग्य बना सकें, खुद को अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को सुधार सकें। तो श्रेयस इसी के लिए है, ताकि वो स्किल डेवलपमेंट हो सके। फिर PMRF, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप होता है। इसका एम है टैलेंटेड स्टूडेंट्स को जो है वो अट्रैक्ट करना। PhD प्रोग्राम के लिए जो लोग भी चुनाव कर रहे हैं, PhD प्रोग्राम में जो लोग भी यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं IITs में और फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में या फिर IISERs में, तो उनको रिसर्च को प्रमोट करने के लिए फेलोशिप दिया जाता है। जैसे आपको UGC नेट में JRF फेलोशिप मिलता है ना, वैसा ही कि ये प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप होता है। फिर रिसर्च इनोवेशन नेटवर्क होता है RIN। ये क्या करता है, कोलैबोरेशन नेटवर्किंग को प्रमोट करता है रिसर्चर्स इंस्टीट्यूशन में, ताकि नवाचार आ सके अलग अलग फील्ड्स में। फिर VRP, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। ये क्या है, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, ये आपको जो है स्किल डेवलपमेंट में जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं, हाँ है ना, फिर जिनके स्किल्स बहुत बेहतर हैं और स्किल डेवलपमेंट में वो बहुत अपना बड़ा योगदान दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी शिल्पकारी है या फिर कुछ भी क्राफ्टमैनशिप है ना, उसमें तो विश्वकर्मा, आपको मालूम है ना कि विश्वकर्मा जो भगवान है वो क्राफ्टमैनशिप के लिए जाना जाता है उनको, है ना, और जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं वो उनकी ही पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। तो उन्हीं के नाम पे ये बनाया गया विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। वो ऐसे क्राफ्टमैन्स को दिया जाता है, ऐसे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाने वाले या फिर स्किल को बढ़ावा देने वाले लोगों को दिया जाता है। फिर KVPY, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये नेशनल फेलोशिप है जो कि स्टूडेंट्स को एनकरेज करता है रिसर्च में कैरियर परसू करने के लिए। बेसिक साइंस के ऊपर ये स्कॉलरशिप बेस्ड होता है, ये आपने स्कूल में सुना भी होगा KVPY। फिर DBT, एक तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र होता है और एक ही होता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये गवर्नमेंट द्वारा जो है एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आने वाला ये बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च को प्रमोट करने वाला संस्थान है, डेवलपमेंट और इनोवेशन को प्रमोट करता है। फिर DST, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये क्या है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो कि प्रमोट करता है साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च को पॉलिसी मेकिंग में और इनोवेशन फंडिंग और प्रोजेक्ट और इंस्टीट्यूट में हेल्प करता है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुना होगा आपने इनका। DRDO बहुत सारे काम करता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है इंडिया के हिसाब से। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है ये। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब कौन हो गया, आपका जो रक्षा मंत्रालय है उसके अंदर आता है ये। अभी हमारे रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है रिसर्च और डेवलपमेंट करना, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च होते हैं, अलग अलग ड्रोन्स बनाना, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को ईजाद करना, है ना, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए, IAF, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए। फिर स्वयं हमने पढ़ाई था, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये रिपीट हुआ है। ATL, अटल टिंकरिंग लैब्स, ये इनिशिएटिव है अटल इनोवेशन मिशन, यानी AIM, एम जो है अटल इनोवेशन मिशन, इसके अंदर आने वाला एक इनिशिएटिव है जो कि नीति आयोग द्वारा, नीति का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये लैब इस्टेब्लिश किया गया है अलग अलग विद्यालयों में इंडिया के, अक्रॉस द इंडिया, मतलब अलग अलग एरियाज़ में, ताकि जो है क्रिएटिविटी को मेंटेन किया जाए, क्रिएटिविटी को फॉस्टर किया जाए, इनोवेशन को बढ़ावा मिले, यानी नवाचार को, नए नए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स स्टूडेंट्स के अंदर आए। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करें, उसका स्किल वो डेवलप करें, और साथ ही साथ अलग अलग टूल्स और इक्विपमेंट प्रोवाइड करना ताकि हैंड्स ऑन लर्निंग हो सके, अपने हाथों से करके स्टूडेंट सीखे। जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के जितने भी आपकी चीज़ें हैं स्टेम से रिलेटेड, उनको जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है थ्योरेटिकल नॉलेज का, उसको भी बढ़ावा मिले। अटल टिंकरिंग लैब्स। फिर अमृत, अटल मिशन फॉर रीजुनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये अमृत जो है इसको भी लॉन्च किया गया था, एक गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडियन सिटीज़ का वो बेहतर हो जाए, वाटर सप्लाई, सीवरेज और अर्बन ट्रांसपोर्ट जैसे बेसिक फैसिलिटीज़ को बेहतर बना के। तो अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। फिर केब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, आपको पहले ही बताया था, हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को जो भी मैटर्स हैं एजुकेशनल पॉलिसीज़ के रिलेटेड उसको
उसके बारे में ये सजेशंस देती है। फिर प्रगति, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट फॉर गर्ल्स एडवांसमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन इनिशिएटिव, तो ये स्कॉलरशिप स्कीम है, ये एक स्कॉलरशिप है, प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम है जो कि एम करता है बढ़ावा देना और सपोर्ट करना लड़कियों को उनके टेक्निकल एजुकेशन जो यूजी लेवल के अंडर ग्रेजुएट लेवल का है वहाँ पर। फिर सक्षम, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, तो ये क्या है, ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ताकि इसको डिज़ाइन किया गया है भाई डिजेबल्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन और फाइनेंशियल असिस्टेंस को प्रोवाइड करने के लिए। फिर डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये वापस से आ गया, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेट किया गया एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन को ट्रेनिंग और सपोर्ट टीचर्स को प्रोवाइड करता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी GER, तो ये स्टैटिस्टिकल मेजर है और इसके बारे में जो है बात किया गया है NEP 2020 में। अभी एक क्वेश्चन भी आया था ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से, जिसमें 18 to 23 ईयर्स के बीच के जो एज है ना उसके बारे में बात किया गया था। तो ये एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसको डिटरमाइन किया गया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एनरोल हैं एक लेवल ऑफ एजुकेशन में, उसके परसेंटेज को जानना, ताकि हम जान सकें कि कितने एज के बच्चे कहाँ तक पढ़ाई कर रहे हैं। फिर हैकी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक प्रपोज्ड रेगुलेटरी बॉडी है जो कि रिप्लेस करेगा UGC को और ऐसे बड़े बड़े जितने भी AICTE जैसे संस्थान हैं उनको रिप्लेस करके और अकेले एक ऐसा कमीशन बन जाएगा। बस इसमें मेडिकल, हैकी में मेडिकल और प्लस लॉ है ना, ये दोनों फील्ड नहीं रहेंगे, बाकी इसके अलावा जितने भी हायर एजुकेशन के फील्ड हैं वो हैकी के अंदर आ जाएंगे। तो नीति, ये नीति आयोग का नाम आपने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो ये एक थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो कि स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस जो है प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट जो इंडिया का होता है उसके लिए। और ये प्लानिंग कमीशन जो था ना उसको रिप्लेस करके ये बनाया गया है। तो पहले 5 ईयर प्लान आता था, लेकिन ये नीति के आने के बाद ये 5 ईयर प्लान्स अब बंद हो चुके हैं। फिर ABC आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये एक डिजिटल रेपोजिटरी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, NEP 2020 के अंदर आता है। ये ट्रांसफ़र और एकेडमिक क्रेडिट्स हैं आपके, उसको एक्यूमुलेट यानी जमा करने के लिए यूज आता है, ताकि अगर आप आगे पढ़ाई कर रहे हैं और सेम सब्जेक्ट आपके अगले जो भी आप डिग्री लेना चाहते हैं उसमें है, तो आप अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र लेके और उस चीज़ को उतना समय अपना बचा सकते हैं, है ना। तो ये फ्लेक्सिबल और इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को प्रमोट करने वाला ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक डिजिटल रेपोजिटरी है। तो आई होप कि इन सारे एब्रिविएशन से, इन सारे फुल फॉर्म से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और सिर्फ हम फुल फॉर्म नहीं कवर करते हैं, फुल फॉर्म कवर करना होता तो 5-10 मिनट में ये कवर करके ख़त्म कर चुका होता मैं। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ों के बारे में समझाते हुए चला था, है ना। तो हमारे ज्ञानस्थली का यही एक USP है कि हम ऐसे पढ़ाई कराते हैं कि आपके दिमाग में चीज़ें बस जाएँ, और ये चीज़ जो है हमारे जो बैचेज हैं उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो 999 में बैच हमारा ये लॉन्च हुआ है जो, वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर आप सितंबर और अगस्त वाला जो आपका बैच है ना, यानी जो कैंसल्ड एग्जाम है उसको टारगेट कर रहे हैं, और अगर आप दिसंबर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप इसी बैच में एनरोल हो जाइए। अगर पेपर 1 के लिए होना चाहते हैं तो 999, और पेपर 2 के लिए होना चाहते हैं तो 3499 ओनली है, और पेपर 2 के साथ पेपर 1 बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि आज आपके इस वीडियो में बहुत हेल्प हुई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।